सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट एकता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम कृषि समाधान। किसान भाइयों, हमारा आज का विषय है सरसों की वैज्ञानिक खेती। देखिए, सरसों रबी में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसल है। हमारे देश में सरसों की औसत उपज काफ़ी कम है, लेकिन उन्नत तकनीकों के उपयोग द्वारा इसकी औसत पैदावार को 30 से 60% तक बढ़ाया जा सकता है। तो आज इसी फसल की खेती के नवीनतम तरीकों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य नरेंद्र देव, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशालय से श्री अमरनाथ सिंह जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, मैं इस चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले ये बताना चाहूँगी कि जो भी किसान भाई हमारे विश्वविद्यालय में भ्रमण, प्रशिक्षण आदि कार्यों के लिए आते हैं वो सर को ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन पूरी तरीके से सर ही करते हैं। इनका अधिकांश समय किसानों और फसलों के बीच में ही गुजरता है और इसीलिए इस क्षेत्र का सिद्धात्मक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी सर के पास है। तो चलिए इस ज्ञान का लाभ उठाते हैं। सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि किसान सरसों की फसल को उगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखे। मैं किसान भाइयों से बताना चाहता हूं कि सरसों की खेती करने से पहले सबसे पहले हमको सोचना ये है कि जिस खेत में हमको सरसों की फसल लेनी है, या तो हमारे पास खेत खाली हो, और अगर हमको धान की फसल लगानी है तो धान की फसल लगाते समय इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि लंबी अवधि के धान का फसल ना हो। जिस तरह से हमारे यूनिवर्सिटी की तमाम वैरायटियाँ जो कम समय में हो जाती हैं, जैसे नरेंद्र 97, 85, 90 दिन में हो जाती है, या और भी कम अवधि की वैरायटियाँ, उनका अगर चयन करेंगे तो समय से खाली हो जाएगा। एक चीज़ का और किसान भाइयों को हमारे ध्यान देना है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ जल भराव न होता हो, और दोमट या बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है। और कभी कभी लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी कम नमी में ही इसकी बोआई करना शुरू कर देते हैं। जैसे धान कटा, धान के बाद थोड़ी सी नमी कम है, सोचते हैं कि पीछे हो जाएंगे, इसलिए इसकी बोआई करना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जमाव प्रभावित होता है। तो पर्याप्त नमी की दशा में ही बोवें और खेत की अच्छी तरह से तैयारी करें। जैसे धान कटने के बाद थोड़ी सा हमारा खेत से जो पोषक तत्व हैं वो धान की फसल ले लेती है। ऐसे में हमको चाहिए कि खेत को उपजाऊ बनाए रखें, उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। इसके लिए लगभग 12 से 15 ट्राली गोबर की खाद, लगभग 150 कुंटल खाद पर हेक्टेयर की दर से ज़रूर मिला दें। बोने से 2-3 दिन या 4 दिन पहले खेत में लगा करके छिटक के उसको मिला देना चाहिए। और जो सीड रेट है, बीज दर, इसका 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर है। एक चीज़ और किसान भाइयों को ये बहुत ख्याल करना है, जो बुआई की विधि होती हमारी वो 40 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर। लेकिन अपने पूर्वांचल में प्रायः देखा जाता है लोग छिटकवा विधि से बुआई करते हैं। तो यदि संभव हो तो सीड ड्रिल से या लाइन से बुआई करें। और अगर छिटकवा बीज से बुआई करते हैं तो जब सरसों के खेत में बीज बोने के बाद मेराई करें तो गहरा नहीं होना चाहिए। अगर गहराई में ट्रैक्टर चला देंगे, कल्टीवेटर चला देंगे तो सीड नीचे चला जाएगा। बीज जब नीचे चला जाएगा तो उसके जमाव में दिक्कत होगी। और साथ ही साथ हमको एक चीज़ का और देखना कि हमारे पौधे का जमाव अच्छा हो, और जब जमाव अच्छा होगा उसकी जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी, बढ़वार जड़ अच्छी होगी तो हमारा पौधा विकसित होगा। इसके लिए बीज शोधन जरूर कर देना चाहिए। बीज शोधन करने के लिए 2 ग्राम थीरम, 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हमको बोने के पहले लगभग 10 घंटा पहले या शाम को कर दें तो सुबह बुआई कर दें। कम से कम 4 घंटा बीज शोधन के बाद उसको छाया में हल्का सा सुखाने के बाद ले जाके आप बुआई कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि बुआई करने से पहले पर्याप्त नमी का होना बहुत आवश्यक है खेत में, तो सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में बोई जाने वाली सरसों की उन्नतशील प्रजातियों के बारे में हमें बताएं। जी देखिए, अगर हमको असिंचित क्षेत्र में सरसों की बुआई करनी, जहां हमारे पास सीमित साधन है सिंचाई का, तो वहाँ वैभव और वरुणा, और अगर हमारी पिछेती बुआई हो रही है तो वरदान और आशीर्वाद प्रजातियां हैं। बकिया जो सिंचित दशा में बुआई की जाती है वो RH 749, RH 725, इंडिया नरेंद्र राय 8501,
आज़ाद, पूसा बोल्ड, पूसा सरसों 30, ये सब उन्नत प्रजातियां हैं, जो मिलें उनकी लेकर के बुआई कर दें। और ये ज़रूर ख्याल करें, असिंचित दशा के लिए वैभव और वरुणा, और पिछेती बुआई के लिए आशीर्वाद और वरदान। सर, आपने पछेती बुआई के लिए आशीर्वाद और वरदान का नाम लिया, तो सर सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि बुआई का उचित समय कौन सा है, और उसके बाद हमें ये बताएं कि बुआई में कितना विलंब संभव है जिससे कि उत्पादन प्रभावित ना हो, इसमें बताया। सरसों की बुआई सबसे अच्छा समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। इस बीच में अगर किसान भाई बुआई कर लेते हैं तो उनका जो भी उत्पादन होता है वो अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। पीछे बोआने पे, पिछेती अगर किन्हीं कारणों से जब पिछेती बुआई होती है तो सबसे बड़ी समस्या हमारी आती है कि जब हमारी सरसों में फूल आता है तो उस समय माहू का खतरा बना रहता है, माहू कीट लगने का भय बना रहता है। इसलिए समय से बुआई करेंगे तो अच्छा उत्पादन भी प्राप्त करेंगे, और समय से जब निकल जाएगा तो रोग और कीट का भी समस्या नहीं होती है। सर, सरसों की खेती में खाद और उर्वरकों का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है? ये बहुत ही अच्छी जानकारी। प्रायः हम लोग देखते हैं किसान भाई अपने खेत का जो सबसे खराब टुकड़ा होता है, कम उपजाऊ टुकड़ा होता है, उसी पे सरसों की खेती करते हैं। ये इस तरह से हमको नहीं करना है। तो जैसे पहले हमने बताया कि गोबर की खाद लगभग 150 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग कर दें। उसके बाद लगभग 100 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। आधी नत्रजन, पूरा फास्फोरस, पूरा पोटास ये बुआई के समय दे देना है। चूंकि ये तिलहनी फसल है तो इसमें सल्फर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, तो सल्फर का भी इसमें प्रयोग जरूर करना चाहिए। लगभग 20 से 25 केजी सल्फर पर हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है। और अगर बुआई के समय किसान भाई किन्हीं कारणों से सल्फर नहीं दे पा रहे हैं तो एक घुलनशील सल्फर आता है, वो 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से उसका बाद में छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन हम किसान भाइयों से निवेदन करेंगे कि ऐसी खाद का प्रयोग करें कि जिसमें ऑलरेडी सल्फर मौजूद हो। जैसे एसएसपी का प्रयोग करें, जहां हमको 100 से 125 किलो डीएपी जो लोग डालते हैं उनको 250 से 300 केजी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर दें, और 60 किलो पोटास और 200 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर दें। आधी यूरिया और 250 केजी सिंगल सुपर फास्फेट और 60 केजी पोटास, ये बुआई के समय, और बचा हुआ जो आधा नत्रजन है 100 किलो, ये पहली सिंचाई के बाद जब खेत में पैर रखने लायक हो तब कर सकते हैं। दूसरी बात एक और करना है हमको कि इसमें बहुत बड़ी समस्या आती है खरपतवार की। तो अगर किसान भाई खरपतवार नियंत्रण नहीं करेंगे तो कभी कभी देखा गया है कि खरपतवार से 30 से 40% हमारा उत्पादन कम हो जाता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि दलहन में खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। करना क्या है, जिस दिन हमको बुआई करनी है, बुआई करने के बाद एक दवा आती है पेंडीमेथिलीन, 3.3 लीटर दवा 400 से 500 लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव करना है। एक चीज़ जरूर ध्यान दें, प्री इमरजेंस जमाव पूर्व, यह दवा जमाव पूर्व की है, तो बुआई के 48 घंटे के भीतर दवा पड़ जाए, अन्यथा न प्रयोग करें, क्योंकि फिर दवा काम नहीं करेगी। फिर एक बार मैं दवा बता दे रहा हूं, पेंडीमेथिलीन दवा 3.3 लीटर 450 से 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना। और एक चीज़ और करना, छिड़काव करते हुए आगे की तरफ नहीं जाना है, छिड़काव करते हुए पीछे की तरफ आना है। ये दवा पूरे खेत में एक हल्की सी परत बना देती है, जैसे ही कोई खरपतवार नीचे से जमेगा उसके संपर्क में आएगा वो मर जाएगा। तो इस तरह करके अगर खरपतवार नियंत्रण किसान भाई कर लेंगे तो जितना भी उनका उत्पादन है वो अच्छी तरह से होगा और अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है। सर, आपने सरसों के खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक विधि हमें बताई, क्या जैविक विधि से भी हमें वही लाभ मिल सकता है? अब अगर लाइन से बोते हैं तो निराई गुड़ाई कर सकते हैं, निराई गुड़ाई करके खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। और अगर ढंग से जुताई किए हैं और अगर खाली खेत है और गर्मी की गहरी जुताई हुई है तो उस तरह से भी खरपतवार नियंत्रण हो जाता है।
तो अगर निराई गुड़ाई करेंगे, निराई गुड़ाई करने से खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ सॉइल में इरेजर मतलब एयर हवा का संचार भी अच्छी तरह से होता है, जो जड़ के पास तक जाता है तो और अच्छे से वो अपने पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, जिससे पौधा विकसित रहता है। सरसों की फसल को सिंचाई की कितनी आवश्यकता होती है? ये सिंचाई की व्यवस्था तो लगभग 2 सिंचाई में काम चल जाता है। वो निर्भर करता है कि हमारे उस समय जलवायु कैसी है और हमारी जो खेत जो हम यूज कर रहे हैं, जो हमारा जो जिसमें बुआई किए हैं, पहली सिंचाई बुआई के लगभग 30 दिन बाद करनी चाहिए। जब हम खेत में सरसों की बुआई कर लें तो खेत पानी ज़्यादा न लगने पाए, इसलिए इसमें छोटी छोटी क्यारियाँ या बरहा कर लें और पानी बहुत ज़्यादा न हो। एक तरफ से सिंचाई करते जाएं, दूसरी तरफ से पानी उस क्यारी का निकाल के दूसरे क्यारी में उसमें करते जाएं, ताकि एक जगह पानी ज़्यादा न होने पाए। और अगर जाड़े में एक आध बरसात हो जाती है तो दूसरी सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर नहीं है तो दाना बनते समय जड़ के पास पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, नहीं तो हमारे दाने की साइज कम हो जाएगी, पैदावार में कमी आ जाएगी। तो मोटे तौर पे 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, एक बुआई के लगभग 30 दिन बाद और एक जब उसमें दाना बनने लगे तब। सर, सरसों की फसल में कीटों और बीमारियों से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? किसान भाई सबसे ज़्यादा अगर बीज शोधन कर दे रहे हैं तो उस तरह से ही कोई रोग नहीं आएगा। इसमें समस्या आती जब 4-5 दिन तक या एक सप्ताह तक कोहरा या थोड़ा धुंध बनी रहती है, धूप नहीं निकलती है, उस समय माहू कीट का प्रकोप होने का डर रहता है। इसकी जानकारी के लिए हम अपने खेत के पास कोई भी पीला कपड़ा अपने ऊपर डाल के, चाहे शाल हो चाहे कोई और वस्त्र हो, पहन के हम अगर जाते हैं, जैसे ही हम अपने खेत के किनारे खड़े होंगे तो माहू कीट पीले कलर पे आकर्षित होता है, तो वह क्या ऊपर बैठने लगेगा, काला काला मटमैले कलर का होता है। अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो कोई भी कीटनाशी जैसे क्लोरपाइरिफास या एमडाक्लोपिड कोई भी दवा आप उसका छिड़काव कर सकते हैं और इससे नियंत्रित। अगर माहू कीट लग रहा है और उसका नियंत्रण नहीं हुआ तो आप आधी पैदावार अपनी गंवा देंगे, मतलब आधी पैदावार कम हो जाएगी, लगभग 50% तक नुकसान कर देते हैं। और कभी कभी तो ये होता अगर ज़्यादा प्रकोप हो जाता तो डंठल पत्ती सब खा जाते हैं। तो इसका निगरानी जरूर करते रहें, खास करके जब हम थोड़ी पिछेती बुआई कर रहे हैं और जब मौसम 5-7 दिन तक धूप न निकले, थोड़ी मौसम कोहरा या जो होता है उस तरह से रहे, तो थोड़ी सा ज़रूर ख्याल करके उसको देखते रहना चाहिए। अगर इस तरह की स्थिति आती है तो क्लोरपाइरिफास 2 ml दवा पर लीटर पानी के हिसाब से उसका छिड़काव कर दें तो माहू कीट से नियंत्रित हो जाए। सर, जैसा कि आप अवगत हैं, हमारे देश में सरसों की औसत उपज काफ़ी कम है, लेकिन आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर इसकी औसत पैदावार को 30 से 60% तक बढ़ाया जा सकता है। तो क्या आप किन्हीं आधुनिक तकनीकों के बारे में हमें बता सकते हैं जिससे कि पैदावार और गुणवत्ता दोनों ही बढ़ सके? किसान भाई क्या करते हैं कि उनके सब लोगों के एक तरह से उनके जेहन में बैठ गया है कि डीएपी डालेंगे तो ही अच्छा पैदावार होगी। सरसों के लिए आप या तो 20-20-0-13 एक खाद आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो मेरा मानना है कि, और मैं किसानों की भी ये उनके द्वारा जो बताया गया है, जो हम लोग बताते हैं, जो वो फिर आकर के फीडबैक देते हैं, तो ये पता चलता है जितने लोगों ने सिंगल सुपर फास्फेट का यूज किया उन लोगों की पैदावार बढ़ जाए। दूसरी बात, अगर छिटकवा बीज से करते हैं तो सिंचाई के पहले बिरलीकरण जरूर करें किसान भाई। अगर बिरलीकरण नहीं करेंगे तो उनका उत्पादन निश्चित रूप से कम हो जाएगा, क्योंकि सरसों जितनी अच्छी प्रजातियां जितना आपको हम बताए हैं, खास करके 8501, RS 725, 749, इन सबों में बहुत ज़्यादा शाखाएं निकलती हैं। तो जब घनी हो जाएगी तो शाखाएं कम निकलेंगी, शाखाओं की लंबाई कम हो जाएगी और फलियां शाखाओं पे ही बनती हैं। तो ये जरूर ख्याल करें कि अगर हमारी फसल देखने में घनी लग रही है तो सिंचाई के पहले बिरलीकरण जरूर करा दें। बहुत ही आवश्यक है सरसों में बिरलीकरण, या इंग्लिश में थिनिंग कहते हैं, बिरलीकरण जरूर करा दें। बिरलीकरण कराने से आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। दूसरी बात, एक चीज़ और हमको ख्याल करना है, पानी अधिक नहीं होना चाहिए। और कभी कभी किसान भाई कटाई जब करते हैं तो 100% मेच्योरिटी के बाद भी नहीं काटते हैं। जैसे होना क्या चाहिए, जैसे है फसल 85% पक के तैयार हो
उसी समय हमको कटाई कर लेनी चाहिए। काफ़ी जब सूख जाती है तो फलियाँ चटक जाती हैं, और फलियाँ चटक जाती हैं तो दाने गिर जाते हैं। तो इतनी मेहनत से किसान भाई इतनी लागत लगा के अपनी फसल करते हैं, केवल कटाई में देरी कर देने के नाते भी 20-25% उनकी पैदावार खेत में गिर जाती है। और सरसों चूँकि छोटी होती है, फिर उसको खेत से उठाया भी नहीं जा सकता। इसलिए जैसे ही 85% के आसपास फलियाँ पक जाएं तो हमको अपने फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। और कटाई करके ठीक से, अगर थ्रेसर में है तो थ्रेसर में, नहीं तो फिर अपना लकड़ी के डंडे से पिटाई करके, जैसे भी जो सुविधा है उस तरह से करके, और अच्छी तरह फिर उसको सुखा करके तब भंडारण करें। तो जैसा कि सर ने बताया कि पैदावार को बढ़ाने के लिए किसान भाई खरपतवार नियंत्रण एवं विरलीकरण पर अवश्य ध्यान दें, साथ ही फसल की कटाई सही समय पर करें। सर, अब हमें बताएं कि सरसों के बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव को किस तरह से प्रबंधित किया जा सकता है? हमारे पूरे भारत देश में या उत्तर प्रदेश में अभी जितना आवश्यक है हमको सरसों का उत्पादन करना, या तेल की जितनी हमको ज़रूरत पड़ती है, अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो किसान भाइयों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि सारे लोग करें, क्योंकि बहुत अच्छा रेट इस समय सरसों का चल रहा है और अन्य फसलों की अपेक्षा इसका उत्पादन लागत भी कम है। अगर ढंग से हम इसकी खेती करते हैं तो लगभग ऐसी प्रजातियां जैसे नरेंद्र 8501 जो लगभग 28 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर इसका उत्पादन है। तो इस तरह से करके और अच्छा रेट आप प्राप्त कर सकते हैं, और समय से बुआई करें ताकि आपकी जो उत्पादन है उस समय से आ जाएगा। जब समय से आ जाएगा तो आपको बाजार मूल्य भी अच्छा मिलेगा, और कीट और रोग से भी आप बचत हो जाएगी आपकी। तो समय का जरूर ख्याल करें, क्योंकि समय से करेंगे तभी ही अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। जी सर, अब हमें बताएं कि आपके द्वारा जो संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसमें किसानों की क्या प्रतिक्रियाएं रहती हैं? बहुत ही किसान ऐसे हैं जो यहाँ से प्रशिक्षण लेके या यहाँ की ट्रेनिंग में या यहाँ विजिट करके जो डिमॉन्स्ट्रेशन हम लोग लगाते हैं उसको देखने के बाद तमाम किसान ऐसे हैं कि चूँकि हम लोग 20-25 साल से यूनिवर्सिटी में हैं, तो देख रहे हैं काफ़ी किसान जो मेहनती हैं और जिनको थोड़ी मेहनत से अपना कर रहे हैं। धान गेहूं के अलावा हटके तमाम लोग सब्जी की कर रहे हैं, सरसों की और तरह से जो खेती कर रहे हैं, या जो हम लोग वैज्ञानिक या जो विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट लोग बताते हैं उनकी नवीनतम तकनीक। और सबसे आवश्यक है कि आप इस समय यूनिवर्सिटी में अपने सरसों का बीज विक्रय हो रहा है, तो किसान भाई काफ़ी महंगा सीड बाजार से खरीद लेते हैं। सब लोगों से निवेदन है, या तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र या तो विश्वविद्यालय के विक्रय केंद्र से सरसों का बीज प्राप्त करें। ये काफ़ी अधिक मात्रा में इस समय यहाँ है, आकर के किसान भाई समय से उसको क्रय, और किसान भाई ले भी जा रहे हैं। तो अपने लोकल मार्केट से खरीदते हैं तो यही नहीं पता रहता कि कौन सा बीज ले रहे हैं, और काफ़ी महंगा बीज ले जाते हैं। और यहाँ लगभग 125-130 रुपया किलो के हिसाब से बीज मिल रहा है, बाज़ार में 700-800 रुपया केजी बीज मिलता है। तो इस तरह से इन सब चीज़ों से बचा करके अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और जो लोग किसान यहाँ से सीड ले जाते हैं, फिर वो बाहर से सीड नहीं खरीदना चाहते हैं, तो फिर वो यूनिवर्सिटी ही आके सीड खरीदते हैं। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि विश्वविद्यालय का भ्रमण कर नई तकनीकी की जानकारी कर अपना उत्पादन बढ़ाएं। किसान भाइयों, आज हमने सरसों की वैज्ञानिक खेती के महत्व और उसके लाभों पर चर्चा की। सर ने हमें इस फसल के उगाने के तरीकों और चुनौतियों के बारे में बताया। उनका अनुभव और ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि सही तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम किस तरह से अधिक उत्पादन और गुणवत्ता प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, सरसों की खेती से संबंधित किसी भी तरह की समस्या का सामना अगर आप कर रहे हैं तो आप हमारे विशेषज्ञ श्री अमरनाथ सिंह जी के मोबाइल संख्या 80765709556 पर सीधा संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आशा करते हैं हमारी आज की चर्चा आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।